इंडियन पॉलिटिक्स में पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड तेजी से देखने को मिला है। अब राजनीति सिर्फ पुराने नेताओं या ट्रेडिशनल पार्टीज तक सीमित नहीं रही है। आंदोलन से निकले चेहरे और फिल्मी सितारे सीधे सत्ता तक पहुंचने लगे हैं। जनता भी ऐसे चेहरों को जल्दी अपनाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये लोग पुराने सिस्टम से अलग कुछ नया करेंगे। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल भी शुरू होता है, क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी और पब्लिक कनेक्ट के दम पर सरकारें चलाई जा सकती हैं? क्योंकि आंदोलन करना, भाषण देना और लोगों की उम्मीद बन जाना एक अलग बात है, लेकिन सत्ता संभालना बिल्कुल अलग खेल होता है। वहाँ सिर्फ नारे नहीं, आपके फैसले काम आते हैं। तमिलनाडु की राजनीति इस समय कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। राज्य को एक नया और बेहद पॉपुलर चेहरा मिल चुका है। फिल्म स्टार जोसेफ विजय अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जनता ने उन्हें उम्मीदों के साथ सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर विजय सरकार की असली दिशा क्या है? क्योंकि अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एक क्लियर आइडियोलॉजी से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन और कन्फ्यूज़न दिखाई देता है। नो डाउट विजय की सबसे बड़ी ताकत उनकी पॉपुलैरिटी है। उन्होंने फिल्मों के जरिए खुद को हमेशा आम लोगों से जुड़ा हुआ चेहरा दिखाया। वैसे भी तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टार्स का इन्फ्लुएंस कोई नई बात नहीं है। एमजीआर से लेकर जयललिता तक जनता पहले भी सिनेमा के चेहरों को सत्ता तक पहुंचाती रही है, इसलिए विजय का मुख्यमंत्री बनना पूरी तरह शॉकिंग नहीं था। लेकिन चुनाव जीतना और सरकार चलाना दोनों अलग चीज़ें हैं। यही असली टेस्ट होता है और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि विजय सरकार अभी उसी टेस्ट में उलझी हुई है। अब जैसे सरकार बनने के तुरंत बाद मंत्रालयों का बंटवारा शुरू हुआ और उसी समय से सवाल भी उठने लगे। उदाहरण के लिए राजमोहन अरमुगम को फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद खुद फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से विरोध शुरू हो गया। मशहूर तमिल एक्टर विशाल ने पब्लिकली सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री की समस्याओं और काम करने की तरीके की समझ ही नहीं है, उसके सामने इंडस्ट्री अपनी परेशानियां कैसे रखे। इस सवाल को आप अगर ऐसे देखें कि केवल फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये सवाल सरकार की डिसीजन मेकिंग पर था, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर विजय खुद इसी इंडस्ट्री से आते हैं तो शायद इससे वे ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। खैर, इसके पहले ओएसडी वाले विवाद भी सामने आया था, जिसने सरकार की इमेज को और कंफ्यूजिंग बना दिया। विजय के करीबी ज्योतिषी राधन पंडित को ओएसडी बनाया गया। शुरुआत में सरकार ने इस फैसले को सामान्य नियुक्ति की तरह पेश किया, लेकिन जब विधानसभा में इसका जमकर विरोध हुआ और विपक्ष कहने लगा कि अगर वो आपके निजी ज्योतिषी हैं तो उन्हें निजी दायरे में रखिए, शासन प्रशासन में क्यों ला रहे हैं, इसके बाद उनके ज्योतिषी को ओएसडी नहीं बनाया गया। अब यहाँ फिर सवाल सीधा खड़ा होता है कि क्या सरकार फैसले किसी क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से ले रही है या फिर पर्सनल सर्कल और प्राइवेट बिलीव्स का असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर फैसला सही था तो वापस क्यों लिया गया, और अगर गलत था तो शुरुआत में ही किया ही क्यों गया? यही चीज़ सरकार की इमेज को कमज़ोर करती है। ऐसा लगता है जैसे सरकार कई बार प्लानिंग मोड में नहीं बल्कि रिएक्शन मोड में काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सिर्फ फैसलों में नहीं है, बल्कि कन्फ्यूजन विजय की आइडियोलॉजी को लेकर भी है। एक तरफ वो खुद को लिबरल और सेकुलर पॉलिटिक्स का चेहरा दिखाना चाहते हैं। वो हाथ में कड़ा कलावा पहनते हैं, ज्योतिष में बिलीव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएमके की राजनीति से पूरी तरह दूरी भी नहीं बनाते हैं। तमिलनाडु में डीएमके लंबे समय तक द्रविड़ राजनीति और सनातन विरोध जैसे मुद्दों पर अपनी पहचान बनाती रही है। पिछले कुछ वर्षों में डीएमके नेताओं के कई बयान विवादों में रहे हैं। हाल ही में विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन को मिटाने का अपना बयान फिर से दोहराया। वेल्ग तमिल, वाल्ग तमिलनाडु, मक्कलै पिरिक्कुम सनातनम निश्चयम ओळिक्कपड वेंडुम। नंद्री वणक्कम। उत्तर प्रदेश आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गौ इकोनॉमी का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा को रोजगार, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि से जोड़ते हुए गोवंश को नई आर्थिक ताकत में बदल दिया है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा लागू निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति के तहत आज प्रदेश में 7,717 गो आश्रय स्थलों में 12.52 लाख गोवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 200 से 500 गायों तक के आधुनिक गो संरक्षण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर प्रति केंद्र 1.60 करोड़ रुपए तक निवेश किया जा रहा है। सरकार प्रतिदिन 7.5 करोड़ रुपए गोवंशों के भरण पोषण पर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से गोबर और गोमूत्र आधारित उद्योगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। प्रदेश में प्रतिदिन 5,500 टन गोबर से वर्मी कंपोस्ट, गोकाष्ठ, धूप बत्ती, पंचगव्य और जैविक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं।
महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से हजारों ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार नंदिनी, मिनी नंदिनी और मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत 50% तक सब्सिडी देकर डेयरी इकाइयों को बढ़ावा दे रही है। अब तक 1500 से अधिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 16% से अधिक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बना है। आज गौपालन केवल परंपरा नहीं बल्कि लाभकारी बिजनेस, रोजगार और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन चुका है। सनातन कब मिटेगा? जब सनातनी यानी हर हिंदू खत्म हो जाएगा। उदयनिधि ने जब ये बयान दिया तब विजय भी सदन में मौजूद थे, लेकिन उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर विजय की अपनी पॉलिटिकल लाइन क्या है। इसी बीच उनकी कैबिनेट के एक IUML मंत्री सचिवालय में इस्लामिक रिचुअल करते भी दिखाई दिए। इसके बाद फिर सरकार की सेकुलर इमेज पर बहस शुरू हो गई। अब जनता के मन में कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है कि क्या सरकार DMK की आइडियोलॉजिकल लाइन पर चल रही है, क्या हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश हो रही है, या फिर खुद विजय अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस तरह की राजनीति करनी है। देखिए, सबको साथ लेकर चलने की बात सुनने में हमेशा अच्छी लगती है। लोकतंत्र में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जरूरी भी है, लेकिन सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट से सरकारें नहीं चलती। सरकार को आखिरकार एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर हर तरफ थोड़ा थोड़ा खुश करने की कोशिश होगी तो धीरे धीरे सरकार की अपनी अलग पहचान खो जाती है। यहाँ आर्थिक मोर्चे पर भी तस्वीर बहुत साफ नहीं दिखती है। तमिलनाडु पहले से ही भारी कर्ज के दबाव में है। विजय सरकार लगातार पिछली DMK सरकार पर आर्थिक हालत खराब करने के आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी खुद की राजनीति में भी वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। अब सवाल है कि अगर राज्य पहले से कर्ज में दबा हुआ है तो लगातार मुफ्त योजनाओं के सहारे मॉडल कितने समय तक चलेगा। जनता को फ्री सुविधाएं देना राजनीतिक तौर पर हमेशा पॉपुलर रहता है। हर सरकार चाहती है कि लोग खुश रहें, लेकिन लंबे समय में किसी भी राज्य को सिर्फ फ्रीबीज से नहीं चलाया जा सकता है। उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, जॉब्स चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। और फिलहाल विजय की सरकार की तरफ से ऐसा कोई बड़ा इकोनॉमिक रोड मैप साफ नजर नहीं आता जिससे लोगों को लगे कि वो सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गवर्नेंस पर भी फोकस कर रही है। यहाँ दिल्ली का उदाहरण भी याद आता है। कट्टर ईमानदारी की कस्में खाकर अरविंद केजरीवाल ने भी सत्ता हासिल की थी। अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान उन्होंने खुद को सिस्टम बदलने वाले नेता के रूप में पेश किया था। संयोग की बात यह है कि उस समय विजय भी दिल्ली में उस आंदोलन के समर्थन में दिखाई दिए थे। जनता को लगा था कि नई राजनीति आएगी, पुरानी व्यवस्था बदलेगी और राजनीति का स्तर ऊपर जाएगा। लेकिन समय के साथ दिल्ली में लोगों ने देखा कि आंदोलन की राजनीति और शासन की राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क होता है। विरोध करना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है प्रशासन चलाना। जब तक आप विपक्ष में होते हैं तब तक हर समस्या का जवाब आपके पास होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही समस्याएं आपकी जिम्मेदारी बन जाती हैं। अब तमिलनाडु में भी यही टेस्ट विजय के सामने है। क्या उनकी राजनीति सिर्फ पॉपुलैरिटी और मास इमेज तक सीमित रह जाएगी या वो वास्तव में स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे? शुरुआत में जनता इमेज से प्रभावित होती है, लेकिन कुछ समय बाद लोग सिर्फ स्पीचेस नहीं देखते हैं, वो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। कौन मंत्री है, कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है या नहीं, सरकार कंट्रोवर्सीज को कैसे हैंडल कर रही है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इमेज से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और फिलहाल इन सवालों पर विजय सरकार पूरी क्लैरिटी देती नज़र नहीं आ रही है। तमिलनाडु की राजनीति वैसे भी बेहद कॉम्प्लेक्स रही है। यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स है, रीजनल प्राइड है, वेलफेयर मॉडल है और सिनेमा कल्चर भी है। ऐसे राज्य में सिर्फ एक पॉपुलर फेस होना काफ़ी नहीं होता, वहाँ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी दोनों चाहिए। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि विजय मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनकी सरकार की असली दिशा अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ लिबरल इमेज बनाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ अलायंस पॉलिटिक्स का दबाव है। एक तरफ वेलफेयर पॉलिटिक्स है तो दूसरी तरफ बढ़ता कर्ज है। एक तरफ नई राजनीति का दावा है तो दूसरी तरफ पुराने पावर एक्सपेरिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि जोसेफ विजय सिर्फ क्राउड पुलर CM बनकर रह जाएंगे या सच में वो तमिलनाडु की राजनीति को कोई नई और स्पष्ट दिशा दे पाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑप इंडिया।